गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को हमारे उमेश सर ऑनलाइन क्लास गालोबार हजारीबाग स्टडी पॉइंट में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन करती है। आप सबों के बीच आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी हिस्ट्री का आज हम फर्स्ट लेसन आपके बीच लेके आए हैं। आज हम पहले समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होता है। आपको शायद ये जानकारी जान के बहुत आश्चर्यचकित होगी कि इंडियन हिस्ट्री क्या होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होगा। सुनिए, शायद आप लोग को अनुभव नहीं होगा, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन अब मैं आप लोग को कुछ जानकारी देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए डियर्स, आप लोगों को सभी को पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से मैं आप लोगों को लगभग ऑफलाइन के माध्यम से सेवा देता रहा। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना उचित मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऑफलाइन में जो पढ़ेंगे वो एक बार आप हमसे सीख सकते थे, एक बार मेरी बातों को आप मेरी एक बार लेक्चर को सुन सकते थे। ऑफलाइन में आप एक बार लेक्चर को सुन सकते थे। ऑनलाइन में क्या है, आप वही लेक्चर को आप अगर चाहेंगे वन लेक्चर को आप चाहेंगे तो इन्फिनाइट टाइम्स क्या कर सकते हैं, इसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगा कि ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा हम समझा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, इसीलिए हम आप लोगों के बीच में ऑनलाइन कोर्स लाएं। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट होगा, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी विषय में अगर डाउट होगा, कोई भी चैप्टर में डाउट होगा, जब हम पढ़ाएंगे उस समय एकदम कंसंट्रेशन से आपको समझना है, पढ़ना है, देखना है। ज़रा से भी प्रॉब्लम होने पर आप कृपया करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम आपको अगर किन्हीं को न्यू एडमिशन लेना होगा, अगर ज्वाइन करना होगा, तो कृपया करके ये 7079340900 पर आप ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम आपको 6 से लेकर 12 तक, 12 तक हम ऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, उर्दू छोड़कर। अब 12th और 11th की बात करें तो आपको हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे मैं विषयों को आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा बाय ऑनलाइन। कोशिश करेंगे कि हम आपको जितना भी लेक्चर बताएंगे इतना अच्छा समझ में आएगा कि भविष्य में आप कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे, कभी इमेजिंग भी नहीं किए होंगे कि आपको शायद इतना अच्छा कंटेंट मिल सकता है। आप लोगों को मैं बारंबार बताता हूँ, बारंबार मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया करके स्ट्रैटेजी का वीडियो हमारा देख लें, यूट्यूब पर अपलोड है कि पेड कोर्स क्यों बेनिफिट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। हम पेड कोर्स आपको लेने के लिए क्यों उचित आपको बता रहे हैं, क्योंकि पेड कोर्स में क्या है, हम ऑनलाइन में जो पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब में, वही हम आपको पेड कोर्स में पढ़ाएंगे। फ़र्क बस इतना रहेगा कि पेड कोर्स में आपका क्या होगा, आपका HW चेक होगा बाय ऑनलाइन आपका चेक होगा। और अगर आप पेड कोर्स नहीं लेते हैं तो आपका बस केवल आप क्लास देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आपको पेड कोर्स लेने से क्या होगा, आपको तरह तरह की जानकारी मिलेगी। हमारी तरफ से जितना होगा हम आपको गाइडेंस करने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब में क्या है, इसमें पता नहीं चल पाता कि कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन बच्चे नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो हम समय को ना बिताते हुए हम आप लोगों को समझाते हैं कि पहले आज हम लोग चलते हैं कि हिस्ट्री को भी 2 टाइप से बांटा गया है। मेरी बात को समझिएगा, पहले हिस्ट्री को भी 2 टाइप से बांटा गया है। एक होता है इंडियन हिस्ट्री, IH मतलब होता है इंडियन हिस्ट्री, और एक होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, 6 से लेकर
हम 6 से लेकर 8 तक के हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मतलब भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग 9 से लेकर 12 तक 9 से लेकर 12 तक हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी दुनिया के इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को पहला टॉपिक, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री चलेंगे क्योंकि ये क्लास 9th का है। क्लास 9th में आप लोगों को बता दिए कि 9th क्लास का जो होता है हिस्ट्री, उसको बोला जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? विश्व इतिहास। तो आपको अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं 6 से 8 क्लास के हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, और 9 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री बोला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब था हिस्ट्री 2 टाइप्स के होते हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री, हम यानी कि हम लोग हिस्ट्री 2 तरह से पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और एक इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो डियर्स, आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो कृपया करके सभी बच्चे कंसंट्रेशन से समझें और देखें, कोशिश करें। अगर आप भविष्य में कभी भी, अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी का कर रहे होंगे या एसएससी सीजीएल का कर रहे होंगे, सीएचएसएल का कर रहे होंगे, या कंपटीशन एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इससे जीएस आपका स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जनरल स्टडी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो डियर्स, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, सृष्टि के अलावे सृष्टि हो गए, हमारे पंकज हो गए, हमारे विवेक हो गए, तरह तरह के जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को सबसे पहले आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे? हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको 9th क्लास का हिस्ट्री को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। विषय सूची का मतलब होता है कंटेंट। आप लोग को शायद जानकारी होगा, कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटेंट को ही बोला जाता है विषय सूची, जिसमें आपका पूरा विषय लिखा रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कैसे निभाया, उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। यकीन नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, हम आपको ऐसी ऐसी जानकारी देंगे जो आपको अंदर से हिला देगा, झकझोर देगा। पहले टॉपिक्स, फर्स्ट लेसन का नाम हुआ फ्रांसीसी क्रांति, सेकेंड लेसन का नाम हुआ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, कि यूरोप जो महादेश था उसमें समाजवाद कैसे विकसित हुआ एवं रूसी क्रांति का क्या हुआ, रशियन वार कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाथसीवाद और हिटलर का उदय। नाथसीवाद और हिटलर का उदय क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा, आप मिलेगा आपको फ्रांसीसी क्रांति, सेकेंड में मिलेगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और थर्ड में मिलेगा नाथसीवाद और हिटलर का उदय। 4 पॉइंट में क्या आएगा आपको? वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और 5th नंबर में आपको क्या मिलेगा? आधुनिक विश्व में चारवाहे, कि आधुनिक विश्व में मतलब कि आधुनिक मतलब पुराने, है ना, आधुनिक मतलब अभी, प्राचीन मतलब होता है पुराने, आधुनिक मतलब वर्तमान समय में अगर विश्व में देखा जाए तो चारवाहों की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। चारवाहा मतलब समझते हैं? जो पशुओं को चराते हैं, जो पशुओं की देखभाल करते हैं, है ना, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डियर्स, आज हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट लेसन का नाम है हमारा, क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति, जिसको बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या बोला जाता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक्स ध्यान से देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग को क्या मिलेगा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। शिवानी, कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। हमारे 9th क्लास के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोगों से सभी को हम जानकारी भी दे चुके थे पहले ऑफलाइन में भी, कि हम आप लोग को इतना बेहतर कंटेंट आप लोग को अवेलेबल करवाएंगे कि भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप पेशेंस की सब्र, आपका बस पेशेंस आप ख़त्म हो गया, पेशेंस का टाइम, अब आप ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर क्या बोलता है? 14 जुलाई 1787 ईस्वी में, कहाँ पे? 14 जुलाई 1787 ईस्वी में
कब? 14 जुलाई 1787 ईस्वी में पेरिस शहर में, ठीक है। यहाँ डैश का मतलब समझिएगा में, हम जो कहानी बोल रहे हैं ना वैसे ही आप समझिएगा। और एक जानकारी देना चाहता हूँ मैं आप लोग को, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप रट्टू तोता ना बने, आप केवल समझें, तो कृपया करके कॉपी लेके पेन लेके बैठ जाएं। हम इतना शानदार तरीका से आप लोगों के बीच कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे कि आप में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपका देखिएगा सोचने समझने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, आप सोचने समझने की क्षमता आपकी में बहुत बढ़ जाएगी। तो पहला चैप्टर का नाम है 14 जुलाई 1787 ईस्वी में पेरिस शहर। ये पेरिस शहर कहाँ है? फ्रांस में। फिर से बोल रहे हैं, 14 जुलाई 1787 ईस्वी में पेरिस शहर में जो था ना, वो सुबह सुबह का समय था। चारों तरफ अफरा तफरी व आतंक का माहौल देखने को मिला। मतलब क्या हुआ? 14 जुलाई 1787 ईस्वी में फ्रांस देश के एक शहर का नाम है पेरिस शहर। उस जगह पर सब कोई क्या हुआ? सुबह सुबह उठे, सभी कोई सुबह सुबह उठे, और उठने के बाद सभी लोग क्या करने लगे? जैसे अपने जीवन का क्या करने लगे? अपने प्रतिदिन का कार्य नित्य काम निपटाने लगे। अब अचानक लोगों को पता चला कि चारों तरफ अफरा तफरी व आतंक का माहौल है। आतंक मतलब डर का माहौल था। कहाँ पे था? पेरिस शहर में। पेरिस शहर कहाँ था? फ्रांस में। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कारण क्या था? आखिर वहाँ पे डर था, तो आपके दिमाग में आखिर आएगा बात क्या कि सर वहाँ 14 जुलाई 1787 ईस्वी में आखिर वहाँ पे लोगों को डर था, तो किस बात का डर था? तो देखिए, सम्राट द्वारा सेना को, अब सम्राट मतलब क्या होता है? तो सम्राट का मतलब होता है राजा। उस समय राजा वहाँ का कौन था? लुई 16वां। याद रखेंगे कौन थे? लुई 16वां। थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए इस बात को कि फ्रांस के 14 जुलाई 1787 ईस्वी में सुबह सुबह सभी लोग उठे थे। जैसे बेड से उठे वैसे वैसे लोगों को पता चला, अचानक लोगों को पता चला कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, मतलब कि भाग दौड़ का माहौल है। और सभी के दिल में एक डर था। क्या डर था? कारण क्या था डर का? कि सम्राट द्वारा सेना को शहर में घुसकर अपने नियंत्रण में ले लेने को कहा गया है। मतलब लोगों को ये कारण था, लोगों को यह कारण मतलब पता चला, मतलब कारण था या क्या कारण था कि सेना जो लुई 16वां थे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 14 जुलाई 1787 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई 16वां ने अपने सेनाओं को कह दिए, क्या कह दिए? कि जाओ और पूरे शहर पेरिस शहर को क्या करो? पेरिस शहर में घुस जाओ और अपने नियंत्रण में ले लो। नियंत्रण मतलब समझते हैं? अपने कब्जे में ले लो। अब अफवाह क्या उड़ गया था? देखो, सेना बोला था कि घुसो, वहाँ पे घुस जाओ और वहाँ पे उस सारे शहर को अपने नियंत्रण में ले लो, मतलब अपने कब्जा में ले लो। लेकिन अफवाह क्या उड़ गया? जैसे हम आप लोग एग्जाम्पल बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा, कभी एलिफेंट अगर घुस जाते हैं ना, तो देखिएगा जहाँ 2 एलिफेंट घुसेगा वहाँ लोगों ने हल्ला कर देगा कि 20 एलिफेंट घुस गया है, 50 एलिफेंट घुस गया है। लोगों को डर बना देता है, लोगों को एकदम डरा देता है। तो लोग क्या करते हैं? सभी लोग जमा हो जाते हैं एक जगह पर और बोलते हैं, अब उपाय ढूंढने लगते हैं कि आखिर हमारे क्षेत्र में अगर एलिफेंट घुस गए हैं तो उनसे कैसे हमें बचाव हो सके, कैसे हम लोग बच सकें, क्योंकि वो एलिफेंट है, वो तो बहुत विशाल है। उसी तरह लोगों को अफवाह में क्या पता चला? अफवाह मतलब उड़ गया कौन सी? कि सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने वाली है। मतलब अब देखो, लोगों को हल्ला ये पता चल गया, सेना बोला था, या लुई 16वां जो थे वो बोले थे, अपने लोगों को बोले थे क्या? कि जाओ और अपने कस्टडी में ले लो। किसको? फ्रांस के मतलब फ्रांस के पेरिस शहर को अपने कस्टडी में ले लो। लेकिन अफवाह उड़ गया कौन सी? कि क्या उड़ा? कि लोग मतलब सरकार बोल दिया है, लुई 16वां कह दिए हैं कि जाओ और पूरा का पूरा मतलब क्या कर दो? गोलियां सभी नागरिकों पर गोली चलाने शुरू कर दो, मतलब एकदम लाशों का ढेर लगा दो। जबकि ऐसा बात नहीं बोले थे। वो क्या बोले थे? कि जाओ और पहले क्या करो? पेरिस शहर को अपने नियंत्रण में ले लो। अब जवाब ने जब अफवाह उड़ाई तो जवाब में मतलब लोगों ने जवाब में क्या किया? शहर में महिला व पुरुष एकत्रित व आत्मरक्षा के लिए हथियारों की खोजबीन प्रारंभ कर दिए। कहने का मतलब है, मतलब जवाब में मतलब उसका मतलब मुकाबला करने के लिए लोगों ने क्या किया? कि शहर में महिलाओं व पुरुष एकत्रित हुआ, मतलब कि शहर में जितने भी महिला थे, पुरुष थे, सब जमा हो गए, एक जगह पर जमा हुए
आत्मरक्षा के लिए हथियारों की खोजबीन प्रारंभ कर दिए। मतलब सभी लोग क्या क्या एकदम खोजबीन प्रारंभ कर दिए। किस चीज़ का खोजबीन प्रारंभ कर दिए? हथियार का खोजबीन प्रारंभ कर दिए, ताकि सेनाओं से हम लोग को बचाव हो सके। क्योंकि लोगों को ये पता चल गया था कि वहाँ का मतलब लुई सल्मा जो है वो अपने सेना को बोल दिया है कि जाओ और मतलब फ्रांस के पेरिस शहर के जितने भी लोग हैं उनको क्या करो, गोली से भून डालो। जबकि ये बोले नहीं थे लुई सल्मा बोले थे कि फ्रांस के पेरिस शहर घुसो और पूरा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लो। जबकि ऐसा बात नहीं, वैसा ही बात था, लेकिन लोगों को डरा दिया गया था, लोगों को बोल दिया गया था कि देखो सेना आदेश दे दिया है कि वो पेरिस शहर में घुसेंगे और सभी लोगों को गोली से मार डालेंगे, छल्ले कर देंगे उनके बॉडी को। तो समझ में आ गया। तो जितने भी महिला थे और पुरुष थे, कहाँ पे महिला और पुरुष थे? फ्रांस के पेरिस शहर में। वो सब आत्मरक्षा के लिए क्या करने लगे? हथियार की खोजबीन करने लगे, खोजने लगे। तो डियर क्या हुआ? जनता की कार्रवाई। अब आखिर जनता आखिर उस पर कार्रवाई करेगा। जनता क्या कार्रवाई करेगा कि जब आत्मरक्षा के लिए हथियार नहीं मिले, तो मतलब जब आत्मरक्षा के लिए जब जनता को आत्मरक्षा के लिए मतलब समझते हैं अपने आप को बचाव के लिए जब हथियार नहीं मिला, तो जनता क्या किया? जनता बास्तिल किला की ओर बढ़ी। अब देखो, अब यहाँ पे एक नया सवाल तुमको आ गया, क्या नज़र आ गया? बास्तिल का किला। बास्तिल किला। आप बोलेगा सर ये बास्तिल किला क्या है? देखिए, बास्तिल किला एक घर था, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, है ना, की ओर बढ़ा। अब लोगों को ने क्या किया? आत्मरक्षा के लिए जब आसपास में मतलब नहीं मिला, क्या नहीं मिला? हथियार नहीं मिला, तो लोगों कहाँ चले गए? बास्तिल का किला चल गया। और ये बास्तिल का किला कहाँ था? यह किला जो था वो शहर के पूर्वी भाग में था। बताइए, हम एक सवाल पूछते हैं आप लोगों को, बताइए बास्तिल का किला कहाँ था? तो बास्तिल का किला कहाँ था? बोलिए तो। बास्तिल का किला जो था वो शहर के पूर्वी भाग में था। क्या पूरा समझ में नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोशिश करें कि जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से क्या होता है ना, विद्या को जितना प्रसारण करेंगे, फैलाएंगे ना, उतना आपका भी दिमाग डेवलप करेगा। आपको शेयर करने में पैसा तो नहीं लग रहा है, समझिए। पहला। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? हम जैसा लिखें वैसे आप लोग भी लिखिएगा डियर, प्लीज़। तभी हम आप लोग को और अच्छा से समझा पाएंगे और अच्छा से पढ़ा पाएंगे। ध्यान से देखिएगा डियर। जनता ने किले की जेल पर कब्जा कर लिया। मतलब जनता लोग थे, जो जनता थे वो कौन सा किला? बास्तिल का किला। यहाँ जहाँ किला बात आ गया, मतलब बास्तिल का किला का बात चल रहा है। अब बास्तिल का किला कहाँ था? शहर के पूर्वी भाग में था। जनता ने किले को जेल पर मतलब किला में ना, किला के जेल पर मतलब किला का जो जेल था वहाँ पर कब्जा कर लिया, और यहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद रखा था। और देखिए, मतलब जो बास्तिल का किला था ना, वहाँ पे एक जेल बना हुआ था, और उस जेल में जानते हैं ढेर सारा गोला बारूद रखा था, मतलब बम बारूद रखा था। अब तीसरा पॉइंट क्या था? हथियार के साथ ही कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। अब वहाँ के बास्तिल के किला में जो जितने भी लोग गए थे, मतलब पेरिस शहर के लोग जितने भी गए थे वहाँ पे कब्जा करने के लिए, मतलब वहाँ से गोला बारूद निकालने के लिए। अब वहाँ पे देखा कि बास्तिल के किला में एक जेल है, और उस जेल में बहुत सारा गोला बारूद, तो गोला बारूद को ले लिया। संगे संगे वहाँ पर जितना भी कैदी था, उस कैदी को भी बोला भाग भाई भाग, जल्दी से भागो, ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास, भागो। तो भाग गया। अब बोलेगा तुम कि वहाँ पे कैदी था। अब कैदी तो वहाँ पे कितने कैदी थे? तो बोलेंगे आप कि सर वहाँ पर कैदी की संख्या जो थी वो केवल मात्र 5 थी। कितने थी? मात्र 5 था। अब सुनिएगा क्या बोलता है, फिर से मैं पढ़ाऊँ, समझाऊँ, समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छे से? फिर देखिए क्या बोलता है डियर। थोड़े से हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा सर समझाते ही नहीं है बढ़िया से, है ना, फिर मुझे सुनने की बात नहीं पसंद है। देखिए चौथा पॉइंट, बास्तिल का किला लोगों के बीच काफ़ी नफरत का केंद्र था। अब देखो, बास्तिल का किला जो था ना, ये कहाँ था? पेरिस शहर के पूर्वी भाग में था ना, हम बताए थे ना। और लोग इसको देखना नहीं पसंद करते थे। किसको? बास्तिल के किला को। तो बोलेगा सर आखिर बास्तिल के किला को लोग नफरत की नज़र से क्यों देखते थे? आप देखिएगा, कभी आप ज़्यादा पढ़ने लगेगा ना, तो आपके दोस्त, आप देखिएगा आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, जलने लगेंगे कि बाप इतना पढ़ाकू बच्चा हो गया, इतना पढ़ता है ना। लेकिन देखिए क्या बोलता है, बास्तिल का किला लोगों के बीच काफ़ी नफरत का केंद्र था। क्यों?
तो क्योंकि जब जनता भूखों मर रही थी, मतलब जब जनता भूखे मर रहा था, तो यह किला राजा के निरंकुश कृत्यों एवं अय्याशी का केंद्र था। अब देखो, जब राजा लोग परेशान हो रहा था, राजा का जीवन एकदम, मतलब लोगों का जीवन जब एकदम पूरा नरक से भी बदतर हो रहा था, लोगों को ना ही कुछ खाने की वस्तुएं अच्छा से मिल पा रही थी, लोगों को जब बहुत सारी परेशानी होती थी, उस समय राजा लोग क्या करता था, बास्तिर के किला में जाकर के एकदम निरंकुश कृत्य करते थे, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। और अय्यासी, अय्यासी मतलब समझते हैं? अय्यासी का मतलब होता है एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी, नाच गान करते थे, अय्यासी करते थे पूरा। 5वां पॉइंट क्या बोलता है? जनता द्वारा इस किले को नष्ट कर दिया गया। आप बोलिए, जनता द्वारा किस किले को नष्ट कर दिया गया? तो बोलेंगे आप, किस किले को नष्ट कर दिया गया था? तो बास्तिर के किले को नष्ट कर दिया गया था। बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? मुझे पूरा लग रहा है कि आप लोग को हम जितना भी कंटेंट पढ़ाएं, जितना भी बात बताएं, ये सब आपको शायद नहीं बताया गया होगा। मैं बता दूं, ये शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कंटेंट को देख करके ना शायद वो पढ़ाना शुरू कर दिए होंगे, बताना शुरू कर दिए होंगे। तो डरिए मत, पढ़िए, सभी को पढ़िए। स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जितना अच्छा से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, भविष्य में ऐसा कंटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। आगे पॉइंट, चलिए हम पेज को उलट देते हैं और उलटने के बाद हम बात करते हैं आप लोगों से। और वो बात क्या है? पहला बात सुनेंगे सभी कोई। बोला जाता है डियर्स कि अब फ्रांस में, समझिए सवाल, समझिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, अब हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखिए डियर्स, चलिए, अब फ्रांस में कई इलाकों में विरोध प्रारंभ और जनता पाव रोटी के बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगे। अब देखिए, पहला उत्सव जो उसवाह किया ना, वो उसवाह कौन सी किया? सबसे बड़ा उसवाह किया कि वो सब जा कर के बास्तिर के किले को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद बास्तिर के किला को तोड़ दिया। वहाँ पे 5 गो कैदी था, वो 5 कैदियों को भगा दिया, बोलो भागो भाई भागो जल्दी से, है ना, छुड़ा लिया। और वहाँ पे जितना भी गोला बारूद था उसको लूट लिया। कौन? फ्रांस के पेरिस शहर, फ्रांस देश के पेरिस शहर में रहने वाले लोगों ने। नहीं समझ में आ रहा? क्या जी आप लोग, आगे देखिए। इन सभी को परिणाम स्वरूप, मतलब इन लोगों को परिणाम में क्या मिला, मतलब रिजल्ट में क्या मिला? फ्रांस के राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब देखो, इन लोगों के ये सब एक्शन लेने के कारण लोगों ने जब विरोध किया, किसके लिए? पावरोटी के लिए, है ना, बढ़ती कीमतों, पावरोटी पर बढ़ती हुई कीमतों के, है ना, पर विरोध किया। तो लास्ट में देखिएगा कि फ्रांस के जो राजा थे उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो देखिए, हम आपको शॉर्ट नोट्स अभी बता रहे हैं। हम आपको जब ये चैप्टर पूरा अच्छा से स्टार्ट करेंगे ना, हम आपको बता रहे हैं, एकदम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था। अब देखिए, अगर आप कोई राजा को अगर आप फांसी दिला देते हैं तो इसका मतलब थोड़े ना कि राजा का मतलब आप इतना आसान है कि राजा को आप आराम से फांसी लटका देंगे। कोई आम जनता है क्या? नहीं ना। तो अब क्या हुआ? चौथा पॉइंट, पर ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? मतलब लेकिन ऐसा उम्मीद किसी को नहीं था कि आखिर राजा को फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं था। अब ये कैसे हो गया, ये भी लोगों को पता नहीं चला। अब सुनिएगा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस का जो समाज था ना, वो फ्रांस का समाज में क्या हुआ? समय कब का था? 1774 ईस्वी का, 1774 ईस्वी का। जगह कहाँ था? फ्रांस। शासक कौन थे? पूर्वी राजवंश थे। शासक मतलब राजा कौन थे? पूर्वी राजवंश के कौन थे? राजा लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां। आगे देखिए, लुई 16वां। फिर क्या बोलते हैं? उम्र उनका कितना था? मात्र 20 वर्ष। अब बताइए, 1774 ईस्वी में, सवाल समझिएगा, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में जगह कहाँ था? फ्रांस में। शासक कौन थे? पूर्वी राजवंश थे। राजा कौन था? लुई 16वां थे। और उनकी उम्र मात्र केवल कितना हो रहा था? 20 वर्ष। एग्जाम में ऐसा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए, जब लुई 16वां
फ्रांस का राजा बना तो उसकी उम्र कितनी थी? तो मात्र केवल 20 वर्ष। ध्यान रखेंगे, मात्र केवल 20 वर्ष। विवाह किसके साथ हुआ था लुई सोलमा का? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी ना, उसका नाम था मेरी एंतोइनेट, एनेल के साथ हुआ था। विवाह उनका किनके साथ हुआ था? अब देखो, राजकुमार का तो शादी तो राजकुमार घर होगा ना जी। अब राजकुमार को बड़े व्यक्ति हैं मान लो, तो बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटा घर शादी नहीं करेगा। राजा है तो राजा घर ही शादी करेगा, है ना। अगर रघुवंश कुल के हैं तो रघुवंशी कुल में अगर शादी करेंगे। मतलब ये सब तो लिखा गया है, सब तो बताया, सब तो ये सब है आपका एक हमारे रूल है हमारे समाज में कि जैसा फैमिली होता है वैसे फैमिली में रिलेशन किया जाता है लोगों को। तो विवाह जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट के साथ हुआ था। राजा के समक्ष जो था, राजा के समक्ष समस्या क्या था? मतलब राजा के पास सबसे बड़ा समस्या क्या था? प्रॉब्लम बिफोर द किंग। मतलब देखो, राजा के समक्ष समस्या क्या था? जब राज्यारोहण हुआ तो मतलब जब उनको राजा मिला, जब उनको राजा बनाया गया, किनको? लुई सोलमा को। तो राज्य का खजाना खाली था। अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है, अगर कोई देश का अगर प्रधान राजा बनता है ना, उस देश का अगर खजाना अगर खाली रहेगा तो वो कहाँ से काम करेगा? वो देश के हित में कैसे काम कर सकता है, बताइए। अब इसका कारण क्या था? जब राजा बना, लुई सोलमा जब राजा बने तो उस समय खजाना, सरकारी खजाना खाली था। कैसा? कारण क्यों था? कारण क्या था? पहला में फ्रांस लंबे समय से युद्ध करने में लगा हुआ था। मतलब फ्रांस में ना लंबे समय, फ्रांस जो है ना, फ्रांस लंबे समय से युद्ध कर रहा था दूसरे देशों के साथ। अब आप बोलेंगे सर, फ्रांस लंबे समय तक युद्ध क्यों कर रहा था? सवाल समझिएगा मेरी बात को, तो इसका आगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम बता दें, अगर आपके घर के पड़ोस में अगर आपसे झगड़ा हो जाता है तो क्या नुकसान किसी का होता है क्या? बताइए। होता है। कैसे होता है? अगर आप उनसे झगड़ा करेंगे तो आपको परपंचिते बैठाना पड़ेगा, पंच बैठाना पड़ेगा, लोगों को लोगों से लोगों को जमा करके उनसे पूछना पड़ेगा कि आप हमसे लड़ाई क्यों किए। अब वहाँ पे लोगों को फिर क्या करता है, पंच जब बैठाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। उस दिन आप अगर जो ड्यूटी करते उस दिन जो आप काम करते वो काम को भी नहीं कर पाए, वो काम आपका एब्सेंट हो गया। इससे दूसरा पॉइंट क्या था? वर्साई का किला सानो शौकत तथा फिजूल खर्ची में लगा हुआ था। मतलब वर्साई का जो किला था ना, वर्साई का जो किला वो सानो शौकत तथा फिजूल खर्ची में लगा हुआ था। फिजूल खर्ची मतलब समझते, मतलब का खर्चे में लगा हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या था? लुई सोलमा के समय फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में उसकी आर्थिक सहायता की। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, लुई सोलमा के समय, जब लुई सोलमा फ्रांस का राजा था ना, प्लीज़ सभी को बोलिए ना, तभी हम आप लोग को ज़्यादा समझा पाएंगे। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ना तो कृपया करके पूरा बढ़िया से बोलिए प्लीज़। हम आपसे लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर बढ़िया से बोलिएगा ना तो हम आप लोग को और अच्छा से समझा पाएंगे और अच्छा से हम आप लोग को कंटेंट दे पाएंगे। डियर्स, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। लुई सोलमा के समय फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में उसकी आर्थिक सहायता किया। मतलब जब लुई सोलमा के समय ना, फ्रांस में अमेरिकी क्रांति में, मतलब लुई सोलमा के समय जब लुई सोलमा फ्रांस का राजा था, उस समय फ्रांस ने, मतलब फ्रांस जो था ना, फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में उसकी आर्थिक सहायता की। अब देखो, फ्रांस के पास खुद पैसा नहीं था। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तान में खुद भूखमरी है और वो कोई दूसरा देश को अगर वो मदद करेगा तो उसके पास उसका जो पतलून है वो पतलून भी उसको बेचना पड़ जाएगा, है। तो अब वही हाल हुआ यहाँ पर फ्रांस में। फ्रांस के पास खुद कर्ज है, अब इस ससुरा क्या कर रहा है, दूसर के मदद करने चला है। तो मदद करेगा तो तुमको तो सारा कुछ बेचना ही पड़ेगा ना जी। अब देखो क्या हुआ, हाँ, जिस कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक कर्ज हो गया। अब देखिए, उस समय ना, जब लुई सोलमा जब फ्रांस के राजा बने, उस समय जब वो फ्रांस के राजा बने तो वो अमेरिकी क्रांति में उन्होंने अमेरिका को क्या किया था, करीबन 10 अरब रुपया उसको क्या दिया था, उसको 10 अरब रुपया उसको कर्ज में दिया, उसको सहायता किया, मदद किया। किसको? अमेरिका को। कौन? फ्रांस। लेकिन फ्रांस के पास खुद भूखमरी था, पहले लोग, वहाँ के लोग खुद परेशान थे फ्रांस के राजा से।
खुद फ्रांस में युद्ध हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जाके दूसरा को दूसरा मदद कर रहा है, वो तो जाएगा ही ना। अब आगे देखिए क्या बोलता है। इससे पहले का भी 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। अब देखो, जब वह अमेरिका को मदद नहीं किया था ना, उससे पहले उसका 2 अरब लिब्रे, मतलब लिब्रे क्या था, फ्रांस के पैसा को लिब्रे बोला जाता है, फ्रांस के मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। जैसे भारत की मुद्रा को क्या कहा जाता है, भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, वैसे फ्रांस के मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि कर्जदाताओं द्वारा 10% ब्याज की मांग की जाने लगी। अब देखो, जो कर्ज जो फ्रांस को दिया था, जो फ्रांस कर्ज दिया था, फ्रांस को कर्ज जो दिया था, अब पहले तो 2 अरब रुपया पहले दे रखा था, समझिएगा, पहले 2 अरब दे रखा था, है ना, उसको पहले 2 अरब मदद कर चुका था, 2 अरब लिब्रे। अब ससुरा क्या किया, ये बाद में अमेरिका को 10 अरब रुपया लिब्रे और फिर इसको मदद किया। अब इसके पास टोटल कितना हो गया, 12 अरब हो गया, टोटल 12 अरब लिब्रे हुआ ना जी। अब 12 अरब लिब्रे जब हुआ, तो हमारा 12 अरब जब लिब्रे हो गया, तो फ्रांस के राजा को जो लोग कर्ज दिए थे, अब वो सब बोलने लगा कि अब हम लोग 10% का कर्ज लेंगे। कितना परसेंट का, 10% का कर्ज लेंगे। तो देखिएगा, 10% की कर्ज की मांग की जाने लगी। हम यहाँ पे बाजू में क्या लिखवाएं, आप लोग इसी तरह लिखिएगा। क्या करना है, फ्रांस जो था वो ब्रिटेन से युद्ध चल रहा था। फ्रांस में जो था ना, वो किससे युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन से युद्ध चल रहा था। अमेरिका जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब अमेरिका जो था ना, अब मैं देखो यहाँ पे बता रहे हैं, फ्रांस जो है ना वो ब्रिटेन से युद्ध चल रहा, मतलब फ्रांस में ब्रिटेन से लड़ाई चल रहा था, समझिएगा, पहले फ्रांस में ब्रिटेन से लड़ाई चल रहा था। अब उसके बाद क्या था, अमेरिका जो था ना, अमेरिका वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब समझते हैं, अमेरिका जो है ना, अमेरिका वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, याद रखेंगे, उपनिवेश का मतलब समझते हैं, जो दूसरा देश से आकर राज कर रहा है। अमेरिका जो था, समझे, अमेरिका जो था ना, अमेरिका वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश, मतलब ब्रिटेन का ये गुलाम बन चुका था, कौन, अमेरिका। अब क्या हुआ, लिब्रे क्या था, तो फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहते हैं डियर। क्या कोई डाउट है क्या, यहाँ पे लिब्रे लिखा हुआ ना बाबू, लिब्रे, तो लिब्रे का मतलब होता है फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस के पैसा को मुद्रा का लिब्रे कहा जाता है। तो मुझे बताइए, उसको जब वो अमेरिका को मदद किया है, उससे पहले उसका पहले से कर्ज कितना था, उससे पहले उसका कर्ज कितना था, तो उसका पहले उसका कर्ज था 10 अरब लिब्रे। अब जब 10 अरब लिब्रे उससे पहले से, सॉरी 2 अरब लिब्रे पहले था, और बाद में वो 10 अरब लिब्रे कर्ज लिया, तो टोटल कितना हो गया, 12 अरब लिब्रे कर्ज अब हो गया। अब फ्रांस के जो लोग उनको दिए थे, क्या दिए थे उनको, जो दिए थे पैसा दिए थे, है ना, प्यासे जो दिए थे उनको, लिब्रे जो कर्ज उनको दिए थे, अब वो सब डिमांड करने लगा कि अब हम 10% लेंगे, है ना। अब देखो, इन सभी का परिणाम क्या हुआ, आखिर इन सब जब ऐसे ऐसी स्थितियाँ होने लगी, तो इन सब का रिजल्ट क्या निकलता है, आप सभी कोई समझिएगा बढ़िया से। सरकार बजट का एक बड़ा भाग इस कर्ज को चुकाने पर खर्च करती है। अब सरकार जो था वो एक बहुत बड़ा कर्ज, बहुत बड़ा जो मतलब था आपका, बहुत बड़ा भाग जो था वो कर्ज चुकाने में चुका रहा था, पैसा मतलब उसको चुकाने खोज रहा था, क्योंकि वो 10 अरब अब क्या 10% डिमांड करने लगा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अपने अन्य जरूरी खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार करों में वृद्धि करती है। अब देखो, जब अब उसको देखो, अब मान लो वो राजा है, अब राजा को तो राजा जैसा उसको शान शौकत चाहिए, राजा को तो एकदम राजा तो राजा है ना भाई, तो राजा को जब उसको एक राजा जैसा उसको चाहिए, है ना, तो वो क्या करने लगा, अपनी ज़रूरत के खर्चों के लिए उसका ना वो सब डिमांड करने लगा। क्या डिमांड करने लगा, कि अब टैक्स को बढ़ाया जाए। अब देखो, पहले लोग खुद परेशान था फ्रांस में, अब जब टैक्स जब बढ़ा देगा तो लोग तो और परेशान हो जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए अभी आलू, मान लीजिए अभी 34 रुपये किलो है, मान लीजिए यहाँ 34 रुपये केजी है आलू, और अगर मान लीजिए आने वाला समय में अभी कोई व्यक्ति 10 रुपया कम 100 रुपया कमा रहा है और 34 रुपये आलू खरीद रहा है, अब आने वाले समय मान लो कोई व्यक्ति 85 रुपया कमा रहा है और उसको 70 रुपये केजी अगर मान लो आलू खरीदना पड़ रहा है, तो बताओ वो सरकार के विरोध में क्या उठेगा या नहीं उठेगा, उठेगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 भाग हुआ करते थे, मतलब 18वीं सदी में ना फ्रांस के जो समाज थे ना, हम आप लोग को बताते हैं, फ्रांस का जो समाज था वो 3 भाग में बटा हुआ था। इन्हें 3 स्टेट्स कहा जाता है, स्टेट्स कहा जाता है, इसी को बोलते 3 स्टेट्स कहते हैं। केवल
तीसरा स्टेट आम लोग ही कर अदा करते थे। आप जानते हैं, अब देखिएगा फ्रांस में कितने, फ्रांस में जो था, हम आप लोग को समझाते हैं फिगर के माध्यम से, सुनिएगा। फ्रांस में जो था ना, वो फ्रांस में सवाल समझिएगा पहले प्लीज़। फ्रांस जो था हमारा, फ्रांस देश, फ्रांसीसी समाज समझिएगा, फ्रांसीसी समाज, फ्रांसीसी समाज हमारा जो था ना, वो कितने भागों में बटा हुआ था? तो 3 भागों में बटा हुआ था। एक था प्रथम स्टेट, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। तो आप लोग को पता है, ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जानते हैं, अमीर लोग के ग्रुप में आते थे, और तृतीय स्टेट लोग ना एकदम नॉर्मल लोग आते थे। जैसे हो गया शिक्षक, हो गया कर्मचारी, हो गया आपका जैसे मतलब छोटे मोटे वकील हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, ये सब तृतीय स्टेट में आते थे। अब ये सब लोग जो आम लोग होते थे, अब ये आम लोग को बोल दिया गया कि अब तोरा टैक्स चुकाना पड़ेगा रे बबुआ। अब देखो, अब तोरा टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो जब टैक्स चुकाने का बात आएगा भाई इन लोग के पास, तो बताइए इन लोग क्या टैक्स दे पाएगा? नहीं ना। तो क्या हुआ, ये नियम बन गया था कि आपको तृतीय स्टेट को ही मात्र कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब हम आप लोगों को बस यही पॉइंट समझा देंगे और फिर हम आप लोग को आज एंड कर देंगे क्लास, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जितना से हो सके कल तक मुझे कम से कम मुझे 50 से 60 लाइक कमेंट करवाइए। 50 से 60 वीडियो को व्यक्तियों तक शेयर करो, एक व्यक्ति। फिर देखिए हम आप लोग के बीच और अद्भुत लाएंगे। और ये कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, आप अपना पढ़िए ना बढ़िया से, उसके बाद देखिए खुद आपका दोस्त आपसे देख के अट्रैक्ट होकर वो खुद चैनल पे आएगा। उसके बस सिर्फ कोशिश करना कि जानकारी देने का। तो एक होता था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। हमारा जगह नहीं हटा इसलिए। प्रथम स्टेट में क्या होते थे? प्रथम स्टेट को बोला जाता है पादरी वर्ग। फिर से बोल रहे हैं, प्रथम स्टेट को क्या बोला जाता है? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट को क्या बोला जाता है? कुलीन वर्ग। फिर से बोल रहे हैं, प्रथम स्टेट को क्या बोला जाता है? पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट को क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग। अब चलो हम आप लोग को एक देते हैं चाबी। क्या देते हैं? चाबी। चाबी लोगे? चलो लो, हम चाबी दे रहे हैं तुम लोग को। ये आपके दिमाग के बटन को खोल देगा। पता है बहुत बच्चे को पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग पहचानने में दिक्कत होता है। हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। बताइए डियर, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? पादरी वर्ग। और द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? वो भी बताते हैं। तो आप याद करने का बहुत बच्चे, कोई बच्चा प्रथम स्टेट को बोल जाता है कुलीन वर्ग और द्वितीय स्टेट बोलता है पादरी वर्ग, एक कन्फ्यूजन रहता है। तो हम बताते हैं, पा से प्रथम और पा से पादरी। याद हुआ? पा से प्रथम स्टेट, पा से पादरी वर्ग। याद हो गया? प्रथम स्टेट में आता है पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट में आता है कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में आता है आपको, तृतीय स्टेट में आते हैं बड़े व्यापारी हो गए, अदालती कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, या तो फिर किसान हो गया, कारीगर हो गया, या तो छोटा किसान हो गया, भूमिहीन हो गया, मजदूर हो गया, या नौकर हो गया। ये सब आपके आते हैं तृतीय स्टेट में। अब देखिए पादरी वर्ग जो था ना, वो धर्म से संबंधित कार्य करते थे। अब देखिए इनका काम जो था, पादरी वर्ग का काम क्या था? प्रथम स्टेट कौन थे? पादरी वर्ग। और पादरी वर्ग का काम क्या था? प्रथम पादरी वर्ग का काम था तो धर्म से संबंधित कार्य करते थे, और इसको क्या विशेष अधिकार प्राप्त था, और इसको मतलब पादरी वर्ग को एक विशेष अधिकार दिया गया था। विशेष अधिकार दिया गया था किसको? पादरी वर्ग को। दूसरा पॉइंट, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या था? राजा के साथ सहयोगी वर्ग, यानी उच्च वर्ग के लोग होते थे। मतलब कुलीन वर्ग जो होते थे, कुलीन वर्ग जो होते थे ना, वो कौन थे? राजा के साथ रहने वाले लोग होते थे। फिर से बोल रहे हैं, राजा महाराजा कौन होता था? पादरी वर्ग। ठीक है। और राजा महाराजा के संग रहे वाला आदमी कौन होता था? कुलीन वर्ग। और कुलीन वर्ग अब जो सबसे नीचे आता था ओकरा बोलते थे क्या बोलते? तृतीय स्टेट बोलते थे। तो देखिए डियर, हम आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझा दिए आज। हम नेक्स्ट वीडियो इसके नीचे से चलेंगे। तो आज आप लोगों को हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पॉइंट मुझे बताना था, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैं आप लोग के सामने शेयर किया हूँ, बताया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरी डियर्स। आप लोग जितने भी पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा।
कृपया करके आप लोग लंबे समय तक सभी विषयों को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सारे विषयों को आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपका जो इतना भी विषय है आपका, केवल उर्दू छोड़कर आपको सारे के सारे विषयों को इसी तरह कंटेंट दिया जाएगा। मैथ आपको एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो देखो डियर्स, अगर आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो कृपया करके शेयर करें और आप लोग प्रतिदिन इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। और मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग जितने भी पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, एक बार स्ट्रैटेजी और अगर जो पेड कोर्स लिए हैं वो तो इसी नंबर पर क्या करेंगे, प्रतिदिन अपना होमवर्क उतार के कॉपी में और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। अपने जो PDF लिखेंगे उसको मैं ऑनलाइन फिर चेक करूँगा और मैं आपके पास पुनः भेज दूँगा। और जितने भी जो पेड कोर्स नहीं लिए हैं उनको मात्र हम बता दिए थे कि कितना पैसा लगता है, तो केवल मात्र 100 रुपया प्रति माह लगता है। 100 रुपया प्रति माह लगेगा आपको महीना फी, जिसमें आपको सभी विषय पढ़ाया जाएगा। आप निश्चित रहें, आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, आप में कोई डाउट नहीं रहने देंगे। आपको घर से ही रह करके इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे कि आपको लगे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।